नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। केंद्र सरकार की नई कृषि नीति चर्चा के केंद्र में है और इस नीति के केंद्र में है किसान। किसानों से जुड़ी इस नीति के बीच बहस में कई सवाल खड़े हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में किसान हैं और नई नीति संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान उद्वेलित हैं, दिल्ली घेर कर बैठे हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 5 दौर की बेनतीजा बैठक हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आशंकित किसानों को सरकार द्वारा लिखित देने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। आखिर इस जिद के पीछे कौन है? किसान संगठनों द्वारा अपने मंच को गैर राजनीतिक घोषित करने के बावजूद राजनीतिक दल सर्द पड़ी अपनी राजनीति को किसानों के आंदोलन में रखकर गर्माहट महसूस करना चाहते हैं। अपने अपने समय में सरकार द्वारा लाए गए प्रावधानों का समर्थन करने वाले विपक्षी दल विरोध के लिए विरोध की नकारात्मक नीति पर काम कर रहे हैं। वैसे तो यह कानून देश की संसद में पास हुआ, जहां विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका था। इसके अलावा कई और मंच थे जहां पर विपक्ष अपनी बात रख सकता था, लेकिन परंतु के समाधान के बावजूद संसद में पेश इस विधेयक पर आखिर विपक्ष का यह रवैया क्यों है? विपक्ष के इसी रवैये से आहत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज विपक्ष पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर एनसीपी के शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए नए कृषि सुधार नीतियों के प्रति उनकी सहमति को भी उजागर किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल के बदले व्यवहार और बयानों पर तथ्यात्मक टिप्पणी की। खैर, आंदोलन की राह पर बढ़े किसानों के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने कल के बंद में किसानों से कहीं भी सख्ती न किए जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार को मालूम है कि बरगलाए गए किसान नए कानूनों को समझेंगे और आंदोलन की राह से वापस लौटेंगे। फिलहाल इस कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. अग्रवाल और अर्थ जगत से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत सिद्धार्थ जी, हम आपसे शुरू करेंगे। ये पहला आंदोलन है जिसमें एक बड़ी तादाद में किसान हैं, लेकिन वो किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कारण स्पष्ट है, वो क्षेत्र विशेष से होकर के आते हैं। ये पहला आंदोलन है जिसमें सरकार लगातार किसानों से सहमति और समाधान के लिए प्रयास कर रही है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये पहला आंदोलन है जिसमें सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से लामबंद दिखाई देता है, हालांकि उनका आंदोलन नहीं है। दूसरे जुटे हुए लोगों के बीच में जाकर को अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं। क्या कुछ इस पूरा आंदोलन को अगर हम कहें तो किस तरह से आप देख रहे हैं? आशुतोष जी, पूर्व में भी हम किसान नीति पर दूरदर्शन में चर्चा में जब बैठे थे जी, तो ये सवाल बार बार उठता है कि किसान पंजाब से मुख्यतः आंशिक तौर पर हरियाणा और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के किसान इस पूरे आंदोलन में ही सबसे ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं या उन्हीं का आंदोलन क्यों कहा जा रहा है। एक बड़ा कारण मैंने बताया था कि जो नए कृषि कानून हैं, जो खुला बाजार की बात कही गई है, जो कृषि मंडियों का आधिपत्य तोड़ने की बात कही गई है, इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले किसान वहाँ के होंगे जहाँ पर मंडियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। जी, ये मंडी सिस्टम जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत है और वो सबसे ज़्यादा मजबूत है आपके पंजाब में। जी, आप देखें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सबसे सर्वाधिक लाभ जो उठाता है वो पंजाब का किसान है, या पंजाब में सबसे ज़्यादा खरीद होती है। किसान के लाभ की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंजाब में कोई बिचौलिया नहीं है, आड़तिया नहीं है। पंजाब में सब कुछ जो है वो सीधा किसान और क्रेता के बीच में है, ऐसा नहीं है बड़ी तादाद में। लेकिन पंजाब क्यों? जी, बड़ा कारण है कि इस मंडी आधारित अर्थव्यवस्था से केवल किसान नहीं, पंजाब में बड़ी तादाद में बिचौलिए, आढ़तिए, ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी एजेंट, बहुत सारी एक पूरी पर एक अर्थव्यवस्था जो है उसमें बहुत बड़ा तबका उससे साथ जुड़ा हुआ है। और वो इसमें केवल किसान नहीं है, पंजाब के किसानों से ज़्यादा खेती का कारोबार करने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए आपको पंजाब के किसानों की तादाद ज़्यादा दिख रही है। देश में जैसे बिहार का किसान, बिहार में मंडी व्यवस्था ही बहुत कमज़ोर है, बिहार का किसान खत्म कर दिया है उन्होंने मंडी व्यवस्था को। और दक्षिण का कोई किसान आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, ये सही है कि किसान संगठनों का जो दायरा है उस दायरे के तहत उन्होंने अन्य कई राज्यों से टीकात्मक तौर पर कुछ लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया है। जी। और दूसरी बात आपने कहा कि विपक्ष इस आंदोलन में, देखिए
इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष एक तरीके से अब से कमज़ोर हालत में भारतीय संसदीय इतिहास में मुझे नज़र नहीं आया। तो एक कमज़ोर विपक्ष के लिए इस तरह के कोई भी मौके वो फुलटॉस पर उछाले गए कैच की तरह होते हैं कि भाई मिले तो लपक लो। नकारात्मक राजनीति तो इसलिए वो तो लपकने के लिए, और चूंकि भारत में किसान एक बड़ी संख्या में है, मतदाता वर्ग में किसान की संख्या सबसे ज़्यादा है, 40 से 50% के करीब लोग किसान हैं, तो उस राजनीति में उनको फांदना, उनका कूदना बड़ा वो था। क्योंकि जब आप अप्रासंगिक होते जा रहे होते हैं राजनीति में, तो आप किसी भी इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका जहां से सरकार को वो घेर सके, जहां से वो घेर सकें, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तीसरी बात जो आपने कही कि सरकार की तरफ से निसंदेह आंदोलन की शुरुआत के 2 दिनों के बाद से ही सरकार ने अपनी तरफ से इसमें पहल करनी शुरू की। अब तक मुझे लगता है 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। हर वार्ता में एक कदम आगे बढ़ी है सरकार, हर वार्ता में एक कदम आगे बढ़ी है। पहली वार्ता में सरकार ने यहाँ ये कहा था कि हम एमएसपी को सुनिश्चित करेंगे। दूसरी वार्ता में उसने कहा था कि ये दोनों चीज़ें खुली हुई हैं। हालांकि ये कानून में भी खुला हुआ था कि आप चाहें तो पुराने सिस्टम से काम करें, आप चाहें तो पुराने सिस्टम में रहें, चाहें तो नए सिस्टम में आए। तीसरी दौर की बातचीत में उसने कुछ संशोधनों के लिए भी राजी होने की बात कही है। फिर उसने अगले 2 दौर की बातचीत में उसने कहा कि भाई हम आपके सुझावों पर भी गौर करेंगे। समिति बनाने को कहा था, किसान नहीं माने, उसने कहा हम संशोधनों पर विचार करेंगे। तो लगातार जो सरकार की तरफ से बातचीत है, वो हर बातचीत में सरकार अपने रुख को लचीला करती जा रही है, और उसकी ये मंशा है, जैसा कि भी आपने बताया कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कल का जो भारत बंद की बात कही, उसमें कोई किसानों से सख्ती जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि किसान हमारे अपने हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, नागरिक हैं, तो उनके साथ कोई सख्ती ना हो। तो इस तरह से आप देखें कदम दर कदम सरकार जो है पहल कर रही है। बीच का रास्ता निकालने। सिद्धार्थ जी, इसके पीछे की राजनीति को भी हम समझेंगे, आपसे भी समझेंगे, और डॉक्टर MP अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। लेकिन हमारे सामने एक विज्ञापन है, और विज्ञापन के बाद जो है फिर से इस वार्ता को हम जारी रखेंगे। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेकबुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कहाँ? कैश विड्रॉ करने, और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर MP अग्रवाल हमारे साथ हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, सवाल हमारे साथ पास जो है कई सारे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जवाब भी हमें उसका मिलना चाहिए। 6% किसान का MSP पर जो है खरीदारी होती है। जितना उत्पादन होता है, जो उपज होती है, केवल 6% जो है सरकार खरीद पाती है, और उन 6% में से 80% सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोगों का खाद्यान्न होता है। MSP की पर सरकार इस बात को भी कह रही है कि MSP हम जारी रखेंगे, लेकिन MSP इस कृषि अर्थव्यवस्था में कितना जो है प्रोत्साहन किसानों को देती है, या कि इसको खुले बाजार में जाना आवश्यक है?
आपने मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक उत्तर अपने प्रश्न में ही दे दिया। जी। एमएसपी भारत में एक ऐसा प्रचलन है जो अति आवश्यक था उस दौर में जब हम खाद्यान्न संकट से गुजर रहे थे। जी। और सबसे पहले आप देखें तो कृषि में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आया। पंजाब का कृषि आप सबसे पिछड़ा होता चला जा रहा है, उसके बगल में हरियाणा है। आप हरियाणा की कृषि व्यवस्था उठाइए, जी, राजस्थान की उठाइए, मध्य प्रदेश की उठाइए, गुजरात की उठाइए, इन राज्यों ने अपने कृषि में जबरदस्त तरीके से विस्तार किया है और ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जी। पंजाब एक अकेला राज्य है जो केवल अनाज आधारित, अनाज कह रहा हूं, खाद्यान्न नहीं कह रहा हूं, अनाज आधारित कृषि अर्थव्यवस्था, और बल्कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था पंजाब की देखें, पंजाब सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वहां के राजनीतिक दलों को संज्ञान लेना चाहिए। ये कृषि आंदोलन के बहाने उनको समझना चाहिए, क्या उनकी अर्थव्यवस्था खाद्यान्न छोड़ करके गेहूं या चावल पर सीमित रह जाएगी या एनआरआई के पैसे पर रह जाएगी? क्योंकि उनका जो एमएसएमई सेक्टर था वो भी काफी डाउन है, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल वहां पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसी अवस्था में एमएसपी पर आधारित कृषि को कितना आगे ले जा पाएंगे? मैं और आगे का प्रश्न ले जा रहा हूं। जी जी। आज की जहां तक बात है, वहां पर उनकी उस पर निर्भरता इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एमएसपी वो चाहते हैं। जी। ठीक, लेकिन कृषि में क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए? बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रश्न में एक थोड़ा सा इसमें बताता चाहता हूं। अभी 5-7 साल पहले तक एक लगातार चर्चा का विषय महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हुआ करता था। वहां का किसान इसके पक्ष में क्यों नहीं आए इस आंदोलन के? जबकि सबसे ज्यादा वहां पर चुनौती रही, उसकी वजह है वहां के किसान ने सीख लिया है कि हमें अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब हमें मार्केट करना है। बिल्कुल। कलहन जी, दो चीजें हैं। सरकार कहती है एपीएमसी मंडी समितियों तक जो है से जो है बाहर बेचने की जो है ये सबको छूट दी जाएगी। किसानों की शंका ये है कि ये बेहतर मूल्य दिलाने में जो है सक्षम नहीं होगा। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने कही है, इस पर मेरे मन में भी ये बात आती है कि जिन चीज़ों का एमएसपी नहीं है, चाहे वो मटर हो गई, हरी मटर है, गोभी है, फल सब्जियां, तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं, वो एक वक्त आता है कि शुरुआत में उनके अच्छे रेट मिलते हैं। जो किसान अगैती की खेती करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, बाद में भले उत्पादन अधिक होने पर उसका जो है लाभ नहीं उतना मिल पाता है, लेकिन एक मोटी रकम जो है उनको जो अगैती की खेती करते हैं उनको मिलता है। क्या एमएसपी के ख़त्म होने के बाद, जो कि नहीं हो रही है, अगर अधिक उत्पादन हुआ तो वो कहाँ ले जाएगा किसान? देखिए, आपने एपीएमसी की बात कही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जी ने वो पत्र भी सार्वजनिक किए हैं। बिल्कुल। और हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने खुद इस चीज़ को कवर किया है। उत्तर प्रदेश में जब बड़ी कंपनियों को गेहूं खरीद की इजाज़त दी गई थी जी, तो उत्तर प्रदेश के बड़े उत्पादक जिले जो हैं कृषि के क्षेत्र में, बरेली, शाहजहांपुर, इन क्षेत्रों में मैंने जब कवरेज करके देखा, तो ये मैं आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ के किसान इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दो बड़ी कंपनियां, जिनका नाम लेना उचित नहीं है, जी, कब वो आएँ, उनके स्टॉल लगे। तो कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुरंत नगद पैसा जी और बेहतर दाम मिल रहा है और उसके साथ इंसेंटिव दिया जा रहा था। वो बड़े आकर्षक इंसेंटिव भी देते थे किसानों को। उसमें किसानों को यहाँ तक कि उनको पहनने के कपड़े भी थे, उनके बच्चों के लिए किट भी थे। मतलब एक तरीका होता है जो प्राइवेट सेक्टर का काम करने का, और जिसकी वकालत पूर्व में दूसरी सरकारों के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने भी बिल्कुल शरद पवार जी का बयान यहाँ पर आज जो तो आपने जो कहा कि क्या एमएसपी, ये सच बात है कि एमएसपी के दायरे में हमारे जो इस समय प्रचलित कृषि उत्पादन है हमारे पास, उनकी संख्या 103 है जी। उसमें से 23 अथवा 26, शायद 23 या 26 ऐसे हैं जिनकी एमएसपी है जी। इसके अलावा बाकी सारे 26 के अलावा आप इसके करीब 3 गुने ज़्यादा जीन्स वो हैं, 3 गुने ज़्यादा उत्पाद वो हैं जो कि एमएसपी के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी खेती लाभप्रद मानी जाती है जी। उनकी खेती करने वाले लोग वो लाभ कमाने वाले लोग हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पंजाब
अब दिक्कत यह है कि हरित क्रांति ने हमारे यहाँ खाली गेहूं और चावल के उत्पादन पर जोर दिया। बिल्कुल। और कुछ क्षेत्रों के लोग जिनका जिक्र अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो उस दौर से वो जो 60 और 70 का दशक था, वो दशक से आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल। जबकि कृषि में विविधीकरण की बात वो ज़रूरी है। खेती की में दोगुना मुनाफा कैसे हो, उसके लिए आपको कृषि विविधीकरण की ज़रूरत है। तो एमएसपी अकेले किसान की तकदीर बदलेगा, ये बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बल्कि होना चाहिए। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि चूंकि नए कृषि कानूनों के बाद कोरोना का दौर चल रहा था, उसको लेके बहुत चर्चा नहीं हुई, उसको लेके संवाद नहीं हो पाया, या अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। इसलिए हो सकता है कि किसानों के मन में भ्रम की स्थिति हो। लेकिन ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर पाया है कि जहां पर बड़ी कंपनियों ने आकर सीधे गेहूं की, चावल, धान की खरीद की थी, वहां किसानों को लाभ अनुभव उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश में बाकायदा मंडी ने लाइसेंस जारी किए थे, और वो अनुभव किसानों के लिए कम से कम लाभकारी साबित हुए थे, और किसान उनका इंतजार करते रहे। डॉक्टर साहब, एक शंका किसान संगठनों की यहाँ पर और है। उनका कहना है कि इस कानून से भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों को मदद मिलेगी, किसानों की मोल तोल करने की शक्ति कम होगी, और इसके साथ ही बड़ी निजी कंपनियां निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त दिला सकते हैं। नहीं, ये शंका निर्मूल है जी। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉलंटरी है जी, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है और दीर्घकालीन नहीं है। वो चाहे तो एक फसल तक रख सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसमें एक चीज और बता दूं, कहीं जिक्र आया था आंदोलन के दौर में कि जमीन पर कब्जा हो जाएगा, और ये बार बार उसमें लिखा हुआ है एक्ट को आप देखिए। बिल्कुल, आज भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो एक किसान के लिए होता है, यहाँ गेहूं चावल तक सीमित नहीं है, ये आपके आलू पर भी लागू है, प्याज पर भी लागू है, सेब पर भी लागू है, अनार पर भी लागू है, पपीता पर भी लागू है। बिल्कुल। वो पहले से उनको पता होगा, जो बड़े लोग होंगे उनको पता होगा कि अगले साल हमारी डिमांड कहाँ ज्यादा होनी है, उसी हिसाब से वो उत्पादन के लिए उनको प्रेरित करेंगे, और जो लाभप्रद होगा। होता क्या है, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ, यहाँ पर भी हम लोगों ने चर्चा की। उत्तर प्रदेश में हर साल एक आता है, अखबारों में, टेलीविजन पर एक आता है, किसान गेहूं वो आलू फेंक रहा है, वहां प्याज सड़ रहा है, वहां सेब सड़ रहा है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास भारत इतने बड़े राष्ट्र में कृषि को लेकर के कोई भी केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। जी बिल्कुल। जरा मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी प्रदेश सरकार ऐसी है जो बताएगी एडवांस में कि इस बार आप इसका उत्पादन करिए? कोई प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। वो तो कहना नहीं चाहिए, राजनीति एक किसानी के लिए सबसे बड़ा दीमक रहा है। और मैं फिर कहता, शुरू से रहा है, 1947 से आज तक राजनीति से बड़ा दीमक कृषि के लिए कुछ रहा ही नहीं। बिल्कुल। इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीति क्या है, सिद्धार्थ जी आपसे भी हम जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। पीएसबी अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर, कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर, चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम, बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें, या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें, या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है सिद्धार्थ जी। जहां पर हमने चर्चा छोड़ी थी, हमारे पास और समय कम हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा जवाब चाहेंगे। राजनीति इसके पीछे की जो है,
कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है कि नया एक्ट आने चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए कहते हैं कि 6 महीने में हम मंडी एक्ट जो है उसको समाप्त कर देंगे। तमाम सारे नेता जो आज विरोध में बोल रहे हैं वो उस वक्त अपने अपने समय में समर्थन में थे। राजनीति तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 1947 से कृषि में दीमक की तरह लगी है। और ये जो जितना आपने भी APMC का जिक्र किया, इसके अलावा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्हें पैक्स कहते हैं, साधारण सहकारी समितियां हैं, बहुत सारा जो पूरा कृषि का ढांचा है, इस ढांचे में बाकायदा राजनीति है और राजनीतिक दलों का उसमें पार्टिसिपेशन है। आप देखें कि मंडी समितियों में चेयरमैन से लेके, डायरेक्टर से लेके, डेलीगेट से लेके हर स्तर के चुनाव राजनीतिक दलों के लोग। अब जाहिर सी बात है कि जब आप मंडियों को अप्रासंगिक करेंगे या मंडियों की भूमिका को कम करेंगे या उनके बराबर में एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर देंगे मजबूत, तो वह राजनीति वहाँ समाप्त होने लगेगी या वो राजनीति बेमानी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो उस राजनीति पर पल रहे होंगे या जो उस राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रहे होंगे उनके लिए संकट का समय आ जाएगा। तो इसी तरीके से, और ये केवल मंडी ही नहीं है, इसके अलावा जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, कृषि साधन समितियां हैं, ये सारे क्षेत्रों में तो आप इन सारे क्षेत्रों में, ये सारे क्षेत्रों में बाकायदा राजनीतिक दल उनमें हिस्सेदारी देते हैं। उनमें भाग लेने वाले लोग आगे चल के विधायक, सांसद और मंत्री तक बने हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंत्री होने के बाद भी वहाँ उस कृषि संबंधित समितियों से अपना कब्जा नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए ये राजनीति ऐसा नहीं है, इस राजनीति को उस कृषि से अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और जब उस पर चोट की जाएगी। लास्ट कमेंट जो है 1 मिनट में आपका चाहेंगे कि पूरा ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, जिस तरह से कल का बंद आयोजित है, जिस तरह से विपक्षी दल सरकार के ऊपर तोहमतें मढ़ रहे हैं, जिस तरह से क्षेत्र विशेष के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेन चीज़ ये है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो खुले मन से बात करिए। कहीं शंका है, शंका का निवारण करिए। कहीं त्रुटि है, त्रुटि को दूर करिए। लेकिन इस तरह से किसी इतने बड़े राष्ट्र को जो आगे कोरोना के काल से भी निकलकर आगे बढ़ने की चिंता कर रहा हो, इस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करना और किसानों के मन में अनावश्यक शंका पैदा करके उनको असुरक्षित और असहज करना, मेरे ख्याल से दीर्घकालीन विकास के लिए उचित नहीं होगा। बिल्कुल, देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, हमारे लिए अन्न पैदा करता है, देश के सारे लोगों का पेट भरता है, अगर इस जाड़े की रात में ठिठुर करके सड़कों पर खड़ा है तो निश्चित रूप से इस देश की जनता ही नहीं, इस देश की सरकार भी चिंतित होना स्वाभाविक है। सरकार इसीलिए बार बार बात कर रही है, एक स्पष्ट रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में आई जकड़न को दूर करने के लिए कुछ कानूनों की भी ज़रूरत है, कुछ नियमों की ज़रूरत है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसानों की आमदनी भी बढ़े और खेती किसानी न केवल घाटे का सौदा हो बल्कि मुनाफे का सौदा हो। इसी सोच के साथ सरकार ने इन नए कानूनों को लेकर के आई है और इसमें जो आशंकाएं हैं बराबर सरकार उस पर बात कर रही है और इन आशंकाओं के और बातचीत के भरोसे जो भी संशोधन होगा निश्चित रूप से वह कृषि क्षेत्र के लिए एक लाभदायक संशोधन होगा, एक लाभदायक सरपट दौड़ने की हमें राह मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे वार्ता होगी। नमस्कार।